आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में 3 होनहारों को डुबोने के बाद अब जागा है सिस्टम। न जल न खाना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। नहीं, कोचिंगों को रेगुलेट करो, रेगुलेट करो। हम लोगों को कोई देखा नहीं जाता है, रेंट इतना हाई है, लाइब्रेरी इतनी खराब है, पानी व्यवस्था इतना खराब है और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। कमर्शियल यूज जो किया जा रहा है बेसमेंट का, क्या वो कौन सी परमिशन से किया जा रहा है? बिल्डिंग ही पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है। ये कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है क्योंकि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है सर, वो बहुत ही घटिया मटेरियल से हुआ है। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सिस्टम को आज ध्यान आ गया है और आज से पहले अगर ये सारी चीज कॉर्पोरेटर इनका, विधायक इनका, पीडब्ल्यूडी इनका, जल बोर्ड इनका, फायर सर्विस इनका, सरकार इनकी, दोष किसी और का। बच्चों से हजारों लाख रुपए फीस ली जाती है और ये बदतर वॉशरूम है। आज तक की हमने सबसे साफ वॉशरूम देखी जो आज है, जो सबसे साफ। जब तक जेब गर्म हो रही थी कोई दिक्कत नहीं थी, जब घटना घट गई तो आरोप दूसरों पर डालना है। और अभी भी ये लोग यही चाहते हैं कि हम यहाँ से उठ जाएं और फिर यही मुद्दा दूर चढ़ता फिरे। देखिए, दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिस हादसे में 3 होनहारों की जान चली गई ना, आज उसकी मैजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इन छात्रों की मौत, जो आरोप लग रहे हैं कि हादसानी हत्या है, वाकई उसमें दम नजर आ रहा है। जांच रिपोर्ट में हादसे के लिए 8 बड़ी वजह बताई गई है। 8 एक एक करके ध्यान से सुनिएगा रिपोर्ट के अंदर क्या है। बेसमेंट के सामने से गुजरने वाली सड़क कमर्शियल सड़क के रूप में अधिसूचित है और अधिकांश संपत्तियों को कमर्शियल प्रतिष्ठानों में बदल दिया गया, जिसके लिए बिल्डिंग्स के बाहर रैंप का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से बारिश के दौरान बरसात का पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल नहीं पाया। वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, बिल्डिंग के बाहर रैंप बनाए गए और मार्बल बिछाई गई, जिससे नाले की सफाई नहीं हो सकती। नंबर 3, शंकर रोड से पूसा रोड तक सड़क की रूपरेखा तश्तरी नुमा है, तश्तरी नुमा। अब जिसका सबसे निचला पॉइंट राव कोचिंग सेंटर के सामने है, मतलब भारी बारिश के दौरान 200 फीट के इस हिस्से में पानी जमा हो जाता है। जब भी वाहन इस हिस्से से गुजरते हैं तो बड़ी मात्रा में पानी बिल्डिंग की ओर जाता है। तश्तरी है, गाड़ी निकली, पानी इधर गया, वो बेसमेंट में चला जाता है। इसके अलावा एक और चीज, भारी बारिश की स्थिति में सड़क की मौजूदा स्थिति के कारण पूरा पानी इस क्षेत्र में जमा हो जाता है और जो पानी बरसाती नाले में जाना चाहिए था, वो पार्किंग के क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। इसके अलावा इस कोचिंग संस्थान ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। एनसीडी गहरी निद्रा में लीन। इस कोचिंग संस्थान ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। यह मुख्य सचिव ने आज मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट दे दी है इस हादसे को लेकर। इस तरह की अन्य संपत्तियों ने बिल्डिंग के बाहर एक दीवार का निर्माण किया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र में भारी जलभराव की स्थिति में पानी पार्किंग क्षेत्र और बेसमेंट में प्रवेश ना कर सके। लेकिन राव कोचिंग ने नहीं किया ऐसा। छठा पॉइंट, सुरक्षा कर्मचारियों की ओर से कोई सतर्कता नहीं बरती गई, जिसकी वजह से पानी बिना रुके पार्किंग क्षेत्र को पार करके बेसमेंट में प्रवेश कर गया। 3 छात्रों की मौत हो गई। नंबर 7, बेसमेंट को सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बेसमेंट को अन्य उपयोगों के चलते जो इस्तेमाल हुआ उससे जानमाल का नुकसान हुआ। मतलब बेसमेंट में से स्टोरेज की इजाजत थी, लेकिन यहां लाइब्रेरी चल रही थी। रिपोर्ट में कहा गया आखिरी पॉइंट कि स्थानीय निवासियों ने बताया कि कोचिंग के बेसमेंट में एंट्री गेट पर बायोमेट्रिक लॉक था। बेसमेंट के अंदर एक तो वहां लाइब्रेरी चल रही है, वहां बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से घटना के समय जब पानी भरा, छात्र बाहर ही नहीं आ पाए। जब पानी भरा, वहां लगा बायोमेट्रिक, पानी शॉर्ट सर्किट और बायोमेट्रिक की वजह से छात्र बाहर नहीं आ पाए, जल्दी नहीं आ पाए। 3 छात्रों की मौत हो गई। को रेगुलेट करो, रेगुलेट करो। डूब गए 3 होनहार। न जल न खाना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम लोगों को कोई देखा नहीं जाता है, रेंट इतना हाई है, लाइब्रेरी इतनी खराब है, पानी व्यवस्था इतना खराब है और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। कितने गुनहगार
तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है। जब तक जेब गर्म हो रही थी कोई दिक्कत नहीं थी, जब घटना घट गई तो आरोप दूसरों पे डालना है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 होनहारों को सिस्टम ने मार डाला, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसमें भी सियासत नजर आई। दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर किसी तरह का कोई ठोस एक्शन या जिम्मेदारी लेने की बजाय सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। आज भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने छात्रों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों ने उस हादसे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जान चली गई। बीजेपी नेताओं ने आज राजघाट स्थित गांधी समाधि स्थल पर प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस मौन धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में पैम्पलेट थे जिन पर लिखा था, ये हादसा नहीं हत्या है, छात्रों की मौत के जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। राजेंद्र नगर में जो हुआ है उसके पीछे उस पार्षद की, उसके पति की भूमिका बहुत संदिग्ध है। जिस समय ये हादसा होता है उसके 3 घंटे के बाद वहाँ की पार्षद विदेश भाग जाती है। अच्छा होता अगर ये आज पश्चाताप करते कि राजेंद्र नगर में इनकी लापरवाही से 3 बच्चे चले गए, लेकिन इनकी प्रायोरिटी वो बच्चे नहीं है या दिल्ली का कोई भी नागरिक नहीं है। इनकी प्रायोरिटी तो ये है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है। बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं। इनकी मेयर माननीय शैली ओबरॉय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि नालों की डिसिल्टिंग हो गई है। वो बधाई भी देती हैं अपने कर्मचारियों को, लेकिन हालत ये है कि 15 मिनट भी अगर बारिश हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है। राजेंद्र नगर में जो हुआ वो हादसा नहीं, हत्या है। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस वक्त गांधी समाधि स्थल पर धरना दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनके रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज संसद में भी विरोध प्रदर्शन किया और एलजी वीके सक्सेना को हटाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। इसलिए बिंदास घूम रहे हैं क्योंकि उनको एलजी का संरक्षण है, बीजेपी का संरक्षण है। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है, जिसमें 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आपने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया और देश की कोचिंगों को आप रेगुलेट नहीं कर रहे। यही ब्लेम गेम आज दिल्ली को खून के आंसू रुला रहा है, क्योंकि जिसको करना है काम वो कर रहा है ब्लेम गेम, वो कर रहा है झूठ मूठ का आरोप प्रत्यारोप। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बोलना चाहता हूं, अगर आपके कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, एक तरफ मैजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आ गई है जिससे पता लग रहा है कि हादसा नहीं हत्या है, ये कहा जा रहा है, लेकिन जिस सिस्टम ने इन 3 छात्रों की जान ली, सुनिएगा ध्यान से, क्या वही सिस्टम अब ये तस्वीर देखेगा असली गुनहगारों को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाने की तैयारी कर रहा है क्या? सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस हादसे को लेकर अब ये जो गाड़ी चल रहा है, इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हादसे के वक्त वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था। हादसे के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में बात सामने आई थी कि कोचिंग सेंटर के बाहर पानी से भरी सड़क से तेज रफ्तार में गाड़ी निकली, इसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गाड़ी के निकलने के बाद कोचिंग सेंटर में पानी घुसना शुरू हुआ था, क्योंकि पानी की प्रेशर से कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया था। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर इस गाड़ी के ड्राइवर को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। आज पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए क्या कहा कि ड्राइवर मस्तीखोर है और उसकी गलती की वजह से हादसा हुआ, एमसीडी नहीं है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर मनोज के पुराने वीडियो दिखाए और कहा कि देखिए पहाड़ी में वो कैसे गाड़ी चला रहा है। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ड्राइवर गोरखा फोर्स की कार चला रहा था, वो ऑफ रोड ड्राइविंग का शौकीन है। जब भी जल भराव होता है तो हम गाड़ी धीमी कर लेते हैं, लेकिन आरोपी का
आरोपी को पता था कि उसके पास हाई एंड कार गोरखा फोर्स है, वो जानता था कि वो आसानी से निकल जाएगा। यह भी कहा गया कि आरोपी ड्राइवर लोकल है और उसे पूरे इलाके की जानकारी और उसने जानबूझकर इसको अंजाम दिया। लेकिन पूरे देश में कितने राजेंद्र नगर, ये सवाल है कि अब यहां बेसमेंट में कोचिंग सेंटर मिले, लेकिन पूरे देश में कितने इस तरह के अंडरग्राउंड कोचिंग सेंटर चल रहे हैं ना साहब। ऑपरेशन अंडरग्राउंड, ध्यान से देखिए, आंखें खुल जाएंगी। ये दिल्ली का करोल बाग इलाका है, जहां गली गली में अवैध कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और अवैध लाइब्रेरी बनाई गई है। ऐसे ही एक सुनय IAS नाम के अवैध कोचिंग सेंटर को ढूंढते हुए हम उसके दरवाजे पर पहुंच गए। फिर क्या, खुद देखिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि दरअसल सुनय IAS जो है यहाँ पर ये अवैध कोचिंग सेंटर है और ये बहुत बड़े गज में जो है अंदर चल रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने फ्रंट गेट बंद कर रखा है। ये इनका बैक गेट है जिसके जरिए हम आए हैं। बहुत देर से हम कोशिश करें कि कोई जो है गेट खोले, हालांकि अंदर कोई मौजूद है। हमने झांक के जरूर देखा कि एक महिला जो है वो अंदर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके वो गेट नहीं खोल रहे। दिल्ली के नेहरू विहार में एक जर्जर इमारत में कई कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी चलाई जा रही है। जब हमारी टीम ने यहाँ का रियलिटी चेक किया तो छात्रों ने लाइब्रेरी के इंतजामों की पोल खोल दी। हम नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पर तंग गलियों के अंदर जो है वो UPSC की कोचिंग के लिए यहाँ पर जो है लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। आप बदहाली का आलम देख सकते हैं कि जो देश के भविष्य आगे जाके IAS IPS बनने वाले हैं, उन्हें इस बदहाली में पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियां हैं और यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति भी हो सकती है। यहाँ पर अभी देखिए आप कितने सारे स्टूडेंट हैं और हम इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर तैयारी करते हैं? जी सर। आपको लगता नहीं है ये एक तरीके से तंग गली टाइप में है? ये लग नहीं रहा यहाँ की कोचिंग चल रही है? सर एक्चुअली ये बिल्डिंग ही पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है। ये कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है क्योंकि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है सर वो बहुत ही घटिया मटेरियल से। ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां हादसा हुआ वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर MCD की पार्षद आरती चावला की बिल्डिंग है, जिसे हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया है। IAS की तैयारी में जुटे छात्र यहां रहकर पढ़ाई करते हैं। हमारी टीम ने यहां भी रियलिटी चेक किया। इसकी एंट्री हमें अंदर से तो कहीं से नहीं मिली है। तो ये जो बेसमेंट है इस पर आप देखें कि AC लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है। क्योंकि जिस तरीके की ये जगह है तो इससे बेहद साफ है कि यहाँ पार्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये गली जिस तरीके की बनी है, पार्किंग होती तो गाड़ियाँ लोगों की बाहर नहीं होती। जो कि ही बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर पे वहाँ पर कमरे बने हुए हैं जहाँ बच्चे हॉस्टल पे रहते हैं और इसकी एंट्री एग्जिट ये दिखाई दे रही है। ये संकीर्ण एंट्री एग्जिट है। मान लीजिए कोई घटना हो जाए सेकंड फ्लोर पे तो ऊपर वाले बच्चे कैसे नीचे आएंगे, ये एक सवाल निशान है। सवाल ये भी बनता है कि कमर्शियल यूज़ जो किया जा रहा है बेसमेंट का, क्या वो कौन सी परमिशन से किया जा रहा है, ठीक परमिशन है या नहीं है। MCD का यहाँ पर रोल क्यों नहीं है, कोई फायर सर्विसेज यहाँ पर क्यों नहीं आ पा रही है। यहाँ पर पूरे MCD ने जाकर अभी कई जगह पर सील किया है, तो यहाँ पर भी आई है कि नहीं आई है और क्यों नहीं आई है। इसमें पूरा मामला करप्शन का है और आपराधिक लापरवाही का है। दिल्ली का करोल बाग हो, मुखर्जी नगर हो या फिर पटना का भिखना पहाड़ी, मुस्लहपुर हाट, महेंद्रू बाजार समिति का इलाका, हर जगह आपको एक ही तरह की बद इंतजामी देखने को मिलेगी। पटना में भी हमारी टीम ने कोचिंग सेंटरों का रियलिटी चेक किया। ये है अमित कुमार, ये कोचिंग संस्थान है जो नीचे में बना हुआ है और जैसा कि ये बता रहे थे, इस गली में, इस कैंपस में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे प्रतिदिन पहुंचते हैं पढ़ने के लिए और फिर वो पढ़ के वापस चले जाते हैं